स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर। नई अपडेट निकलकर सामने आई है। विवाद के बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्टीकरण दिया है और क्या कुछ इनका कहना रहा है, जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। फिलहाल गेस्ट फैकल्टी भर्ती जिस तरह की समझी जा रही है वैसी नहीं है। इन टीचर्स का इस्तेमाल कब कब किया जाएगा, ये जानकारी इनकी ओर से दी गई है। यानी कि इन टीचर्स की जरूरत कब पड़ने वाली है, इस बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है शिक्षा मंत्री की ओर से। और इसके बाद क्या युवा शांत हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बारीकी से ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे, अर्न लीव पर भी नए आदेश जारी हुए हैं। किस कैटेगरी के लिए, ये भी बिल्कुल जानकारी बिल्कुल बारीकी से आपके साथ साझा करने वाले हैं। 4 दिन अब धर्मशाला में ही, क्योंकि सरकार रहेगी, हालांकि 5 दिन ही समझिए, क्योंकि आज ही सरकार वहां पहुंच गई है। सीएम समेत सभी मंत्री पहुंच गए हैं, अधिकारी गए हैं। शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है अगले कल से, और उससे पहले किस तरह की गतिविधियां रहेंगी, जानकारी ये भी देने वाले हैं। मल्टीटास्क वर्कर्स को मानदेय अब जल्दी मिल जाएगा, कैसे, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर को लेकर 3 जिलों में, और 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में भी, हालांकि यहां 4 जिले हैं जहां येलो अलर्ट शीतलहर को लेकर जारी किया गया है। इसी तरह से 2 जिलों में, कुल्लू और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर को लेकर ही। हालांकि पहली मर्तबा इस तरह की स्थिति देखने में आ रही है कि जब मैदानी इलाकों में ज्यादा ठंड हो रही हो और पहाड़ी इलाकों में सुबह शाम ठंड कम है, यहां तक कि जो रात का तापमान है वो भी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है मैदानी इलाकों के मुकाबले। और अभी भी देखा जा सकता है अधिकतर ये जिले मैदानी इलाकों में ही पड़ते हैं, जिसमें कि शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में या किन्नौर, लाहौल स्पीति में अभी कोई ऐसा अलर्ट जारी नहीं हुआ है। पेंशनर्स डे पर पेंशनर ही खफा हो गए हैं। आज पेंशनर्स डे था, राष्ट्रीय स्तर पर पेंशनर्स की ओर से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन शिमला के कालीबाड़ी हॉल में जिन पेंशनर्स की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये कार्यक्रम कम और रणनीति ज्यादा लग रही थी। पेंशनर्स का मानना था कि अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए ये रणनीति तैयार करने वाले हैं। बहुत समय हो गया है, इनकी मांगों पर गौर नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये चिंतित हैं। पिछले 2 वर्षों से सरकार ने अभी तक इन्हें चर्चा के लिए नहीं बुलाया। यही हाल हमीरपुर में भी था। वहां बिजली बोर्ड के पेंशनर्स आज एकत्रित हुए, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया और यह भी कहा, बार बार आश्वासन दे दिया जाता है कि पेंशन को लेकर स्थिति ठीक होगी, समय से पेंशन मिल जाएगी और अन्य वित्तीय लाभों का भी भुगतान होगा। लेकिन 2016 से लेकर 2021 तक के लाखों रुपए अभी सरकार के पास पेंडिंग है पेंशनर्स के, और देने पर सरकार विचार नहीं कर रही है। इन वित्तीय लाभों को बार बार आश्वासन दे दिया जाता है और चर्चा के लिए फिर नहीं बुलाया जा रहा है। ये जेसीसी पर भी मांग उठा रहे हैं कि जल्दी ही ज्वाइंट कमीशन कमेटी का भी गठन इनके लिए कर दिया जाए, लेकिन ये तक सरकार नहीं कर पाई है। अब अल्टीमेटम दिया है सभी पेंशनर्स ने कि जल्द से जल्द इन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाए। अगर संभव नहीं होता है ये कुछ एक दिनों में, तो फिर सड़कों पर उतर आएंगे, बड़ा आंदोलन इनकी ओर से किया जाएगा। आज पेंशनर्स डे था और रणनीति तैयार करने पर इस दिन में भी ये विवश हो गए हैं, इस तरह का बयान इनकी ओर से आज दिया गया। ज्वाली मर्डर केस में एक अपडेट सामने आई है। दरअसल ज्वाली पुलिस थाना के अधीन बनोली में मर्डर केस का मामला सामने आया था। इसमें एक युवक को उसी के गांव में मार दिया गया था, शिवनुहाला के लिए गया था और तेज हथियार से इसकी मौत कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाना में ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस वक्त मर्डर को अंजाम दिया गया तो पुलिस ने यह सूचना प्रधान समेत परिजनों तक नहीं पहुंचाई। तो आखिरकार क्यों इस जानकारी को छिपाया गया, पुलिस ने परिजनों इस बात की भनक क्यों नहीं उस वक्त लगने दी, ये भी सवाल परिजनों ने उठाए। लेकिन इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो मुख्य आरोपी है इसे ज्वाली कोर्ट में भी आज पेश किया गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है इसके साथ और कौन लोग इसमें संलिप्त थे और क्यों मर्डर किया गया। क्या नौबत ऐसी आन पड़ी थी या क्या वजह ऐसी रह गई जो इसका मर्डर किया गया है। तो ये फिलहाल कर्नैल सिंह बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी है इस मर्डर केस का, और इससे और भी पूछताछ हो रही है। वहीं शिमला में भी युवक की एक खौफनाक मौत हुई है। हालांकि अभी का मामला नहीं है, 17 महीने पहले मौत हुई थी। ये कंडक्टर का काम करता था और टांडा का, टूटू टांडा का रहने वाला बताया जा रहा है। टांडा मेन रोड से 300 मीटर की दूरी पर इसका शव फेंक दिया गया था मर्डर करने के बाद। हालांकि जो सिर है वो धड़ से अलग मिला था। पहले भी
इस युवक की माता की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इतना ही नहीं, उस वक्त एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना भी किया था, कुछ साक्ष्य भी जुटाए थे, लेकिन फिर मामला ठंडा पड़ गया, जिसके बाद माता ने फिर पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया है और ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों ने बहुत ही बेरहमी से इनके बेटे को मारा है और ये योजनाबद्ध तरीके से ही इसका मर्डर किया गया है। कुछ एक लोगों पर मां की ओर से आशंका भी ठहराई गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में फिर केस दर्ज हुआ है। 302 के तहत मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 42 दिन की छुट्टी के बाद एसपी इल्मा अफरोज भी लौट आई हैं। ये बद्दी एसपी हैं। इससे पहले 6 नवंबर को डीसी और एसपी के साथ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इल्मा अफरोज भी आई थी, लेकिन जैसे ही शिमला से लौटी तो उसी रात ये अपने गांव चली गई थी। यूपी के मुरादाबाद में इनका गांव है और कुंदरकी गांव का नाम बताया जा रहा है। लेकिन कई तरह के मायने निकाले गए कि एकदम से शिमला से लौटी और रातों रात ही अपनी मां के साथ गांव चली गई, क्योंकि एक एमएलए के साथ इनका टकराव भी चल रहा था। लेकिन 42 दिन की छुट्टी के बाद लौट आई हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की रिपोर्ट भी दी है। आज सुबह सवेरे वहां पहुंची थी, अधिकारियों से मुलाकात भी की और 1 से 2 दिन के भीतर ये वहां पर ज्वाइनिंग भी करने वाली है। तो ये बद्दी एसपी से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि छुट्टियों में जाना इनका काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ था। देखिए, सरकार धर्मशाला पहुंच गई है। 4 दिन का शीतकालीन सत्र रखा गया है, यानी कि 4 बैठकें इसमें रहेंगी और कल 11 बजे से तपोवन धर्मशाला में ये शुरुआत होने जा रही है। ठीक इससे पहले भाजपाइयों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भाजपा एकत्रित होने वाले हैं। इसके लिए 2 रोज पहले ही रणनीति भाजपा ने तैयार कर ली थी। पोलिंग बूथ से हर महिला, युवा, बुजुर्ग और कर्मचारियों को लाने का जिम्मा पदाधिकारियों को दिया गया है। कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरने वाली है इस प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि भाजपा का कहना है जो गारंटी दी गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक भी गारंटी सही ढंग से पूरी नहीं हुई है। महज यूं ही 5 गारंटियां गिनवाने में सरकार लगी हुई है। इसी बात को लेकर आक्रोश रैली इनकी ओर से निकाली जाएगी। लेकिन नई बात यह है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से जानकारी दी गई है, क्योंकि आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि शून्य आवर्स शुरू किए जा रहे हैं, यानी कि 0 आवर्स शुरू किए जा रहे हैं। शून्यकाल इस वजह से पहली मर्तबा विधानसभा परिसर में शुरू हो रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मौका विधायकों को अपनी बात कहने का मिले। पहले प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न लगाए जाते थे उस पर ही चर्चा होती थी। इसके अलावा जनता से जुड़े कुछ एक मुद्दे नहीं उठा पाते थे। लेकिन अब हर विधायक को 2 सवाल रखने का मौका मिलेगा। संबंधित विभाग के मंत्री को उसकी जानकारी देनी होगी। ये जनता से जुड़ा कोई भी सवाल हो सकता है। आधे घंटे का ये शून्य आवर बताया जा रहा है। शून्यकाल यानी कि आधे घंटे का रहेगा, 12 से 12:30 बजे तक। पहले 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल, फिर 1 घंटे के बाद आधे घंटे का ये शून्यकाल रहेगा। पहली बार इस तरह की व्यवस्था है। हालांकि मानसून सत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने यह ऐलान कर दिया था कि शून्यकाल शुरू किया जाएगा उन विधायकों के लिए जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं या उन्हें समय नहीं दिया जाता है। 4 से 5 मिनट अपने सवाल दागने के लिए विधायकों को इसमें मौका मिलेगा, यानी कि इतना समय दिया जाएगा। और देखिए, इससे पहले लोकसभा में ही ऐसी व्यवस्था होती थी, लेकिन अब विधानसभा में भी हमें हिमाचल प्रदेश में ऐसी व्यवस्था देखने के लिए मिलने वाली है। विधानसभा की कार्रवाई क्या लाइव भी दिखाई जाएगी, तो इस पर विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि बजट की ज्यादा आवश्यकता है इसके लिए, तो आने वाले दिनों में फैसला होगा। फिलहाल अभी लाइव कार्रवाई नहीं दिखाई जाएगी। देखिए, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आज दोपहर में ही वहां पहुंच गए थे। इसके अलावा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बीती रात ही पहुंच गए थे और जो चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना हैं वो आज ही दिल्ली से धर्मशाला पहुंचे हैं। ये दिल्ली टूर पर थे और दिल्ली से डायरेक्ट धर्मशाला ही आए हैं। इसी तरह से सभी अधिकारी और पूरी सरकार धर्मशाला में पहुंच चुकी है। लेकिन सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर फिर नहीं आए। इससे पहले जब मानसून सत्र था शिमला में विधानसभा में, तब भी सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं आए थे और आज धर्मशाला में भी ऐसा ही हुआ। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि सर्वदलीय बैठक को भाजपाई सीरियस नहीं लेते हैं, ये निंदनीय है। पिछली बार भी नहीं आए, इस बार भी नहीं आए। और विधानसभा अध्यक्ष का यह कहना था कि नेता प्रतिपक्ष का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला नेता प्रतिपक्ष की ओर से दिया गया है। देखिए, अब गेस्ट फैकल्टी भर्ती पर बड़ी जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से दी गई है। ये भर्ती क्योंकि विवादों के घेरे में आ गई है और इसी बीच शिक्षा मंत्री की ओर से ये स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है कि ये महज आवरली बेस्ड टीचर भर्ती है। ये दरअसल एक टर्म इनकी ओर से यूज की गई है जिसमें इनका कहना है कि ये आवरली बेस्ड टीचर
अस्थायी व्यवस्था रहने वाली है। यानी जब शिक्षक छुट्टी पर होंगे ट्राइबल एरियाज में, तो इन शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। 1 महीने में 10 दिन के लिए ही ये अपनी ड्यूटी देने आएंगे, जिस वक्त दूसरा शिक्षक यानी कि नियमित तौर पर जो सेवाएं देने वाला शिक्षक है वो छुट्टी पर होगा। तो ये पीरियड आधार भर्ती है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। शिक्षक कई बार लंबी छुट्टी पर भी चले जाते हैं, उनके घर पर कोई समस्याएं भी हो जाती हैं, जिस वजह से फिर 10-10 दिन तक 12-12 दिन तक एक विषय को लेकर पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसीलिए पीरियड आधार पर टीचर्स को रखा जा रहा है और ये आवरली बेस्ड टीचर्स हैं, अस्थायी व्यवस्था रहने वाली है। ये कोई रेगुलर भर्ती नहीं है और सरकार चाहती है कि वो रेगुलर भर्तियां ही करे, लेकिन ये सिर्फ रास्ता निकाला गया है उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाती है शिक्षकों के छुट्टी पर जाने के लिए। बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मामले सामने आते हैं कि ट्रांसफर हो गई या नौकरी छोड़कर शिक्षक चला गया या फिर छुट्टी के लिए यहां अर्जी दी गई है और काफी लंबी छुट्टी मांगी गई हो। तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए इन शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि नियमित तौर पर ही भर्तियां हो, इसीलिए तो 15,000 के करीब पद भरे भी जा रहे हैं। इसमें 3,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, बाकी का प्रोसीजर जारी है और जैसे ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्ती एजेंसी हायर कर ली जाएगी, उसके बाद नई भर्तियों की शुरुआत भी होने वाली है। यह हवाला शिक्षा मंत्री की ओर से आज दिया गया है। हालांकि देखिए, अर्न लीव पर यहां जरूर शर्त लगा दी गई है। ये टीजीटी कैडर के शिक्षकों से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। हिमाचल सरकार ने कोर्ट के आदेशों के बाद एक शब्द में अर्न लीव को लेकर आदेश जारी किए हैं। ये टीजीटी कैडर वही है जिन्हें पिछली डेट से रेगुलर किया गया है। दरअसल कोर्ट में केस जीत गए थे, जिसके बाद आदेश जारी हुए थे इन्हें रेगुलर करने पर भी और अन्य परिणामी लाभ देने पर भी। लेकिन इस पूरे मामले में उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से सभी उपनिदेशकों को यह कह दिया गया है कि जो इनकी पिछली डेट से अर्न लीव है उसे कैलकुलेट करके क्रेडिट कर दिया जाए। हालांकि इसमें फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इतनी सी जानकारी हम लेकर आए हैं, लेकिन ये इतनी सी जानकारी बहुत बड़ी अपडेट है उन टीजीटी कैडर के शिक्षकों के लिए जिन्होंने लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी है और उसके बाद जाकर आदेश जारी हुए थे इन्हें बैक डेट से रेगुलर करने के। तो पिछली डेट से रेगुलर जरूर हुए, फाइनेंशियल लाभ देने की भी बात हुई है, लेकिन अर्न लीव पर देखिए यहां पर एक शर्त लगा दी गई है। देखिए, मल्टीटास्क वर्कर्स को मानदेय नहीं मिल पाया था, पिछले 2 महीनों से नहीं मिल पाया है। लगातार इनकी ओर से शिकायत की जा रही थी, नाराजगी भी सरकार से जाहिर कर रहे थे। लेकिन राहत भरी खबर इनके लिए यह है कि शिक्षा विभाग की डिमांड के बाद वित्त विभाग ने 3.48 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। हर महीने 5,600 रुपए इन्हें मानदेय दिया जाता है, लेकिन पिछले 2 महीनों से नहीं मिला है। अब ये राशि क्योंकि विभाग को दे दी गई है इनके मानदेय के लिए, तो जल्दी ही इनका ये मानदेय भी इनके लिए जारी कर दिया जाएगा। ये 8,000 के करीब मल्टीटास्क वर्कर्स हैं जो कि स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए कमेटी तैयार कर दी गई है। वोकेशनल ट्रेनर्स रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे थे, जिस वजह से इन्होंने शिमला में आकर प्रदर्शन भी किया था काफी दिनों तक। लेकिन अब कमेटी का गठन हो चुका है और ये कमेटी हरियाणा के तर्ज पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि कैसे हिमाचल प्रदेश में भी इन्हें राहत दी जा सकती है। यानी सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करने की कवायद एक तरह से शुरू हो गई है। अब देखिए, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा हैं। इसी तरह से नोडल अफसर दिनेश स्टेट मेंबर सेक्रेटरी होंगे। कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी एजुकेशन सुनील वर्मा भी हैं, ज्वाइंट कंट्रोलर फाइनेंस बलवीर कुमार भी हैं। वोकेशनल ट्रेनर की टेक्निकल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण मेहता को भी सदस्य बनाया गया है। 2 महीने के भीतर ये रिपोर्ट तैयार करेंगे अन्य राज्यों में कैसे वोकेशनल ट्रेनर्स को लाभ दिया जा रहा है या किस तरह की पॉलिसी वहां उनके लिए बनाई गई है। एसएमसीज के लिए भी एक और बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि एसएमसीज को एलडीआर कोटे के तहत लाना है। ये फैसला सरकार ने ले लिया है और इस पर आदेश भी जारी हो गए हैं। कैबिनेट में अभी मंजूरी दे दी गई थी कि डायरेक्ट भर्ती से ही इन्हें 5% कोटा दिया जाएगा। दरअसल जो 2 कैटेगरीज हैं, डीपी और लेक्चरर, यहां भी क्योंकि एलडीआर कोटा इन दोनों भर्तियों से दिया जाना है, लेकिन बैच वाइज आधार पर ये भर्तियां होती नहीं है। इसमें 50% भर्ती सीधी भर्ती होती है और 50% प्रमोशन आधार पर भर्ती होती है। तो सीधी भर्ती से 5% एलडीआर कोटा इन्हें काट कर दिया जाएगा।
डीपी और लेक्चरर कैटेगरी में। और वहीं जो टीजीटी और जेबीटी अन्य कैटेगरीज थी, इनमें बैच वाइज भर्ती से ही इन्हें एलडीआर कोटा दिया जा रहा है, क्योंकि अन्य कैटेगरीज जैसे टीजीटी और जेबीटी है इसमें बैच वाइज भर्ती होती है, इसलिए बैच वाइज भर्ती से एलडीआर कोटा काट कर दिया जा सकता है। लेकिन डीपी और लेक्चरर में समस्या ये आ गई थी कि बैच वाइज आधार पर तो भर्ती होती ही नहीं है, या तो सीधी भर्ती होती है या प्रमोशन आधार पर भर्ती होती है। तो सीधी भर्ती से ही 5% कोटा एलडीआर के तहत इन्हें दिया जाएगा। इस पर आदेश जारी हो चुके हैं और कैबिनेट में इसी वजह से यह मामला दूसरी बार लगाया गया था। वहीं उर्दू और पंजाबी टीचर्स को लेकर भी अधिसूचना जारी हो गई है इसमें, क्योंकि 14 पोस्ट भरी जाएंगी उर्दू टीचर्स की और 17 पोस्ट पंजाबी टीचर्स की भरी जाएंगी। राज्य चयन आयोग के माध्यम से यह भर्ती होने वाली है, यानी कि 31 कुल मिलाकर उर्दू और पंजाबी टीचर्स के पद भरे जाएंगे। लेकिन इंतजार राज्य चयन आयोग की फंक्शनल होने का करना होगा। अब यहां अध्यक्ष जरूर बिठा दिए गए हैं, लेकिन अब भर्तियों की कवायद नहीं हो पाई है शुरू, और होगी कैसे जब अभी तक भर्ती एजेंसी ही हायर नहीं की गई है। जब तक भर्ती एजेंसी हायर नहीं की जाती है आयोग की ओर से, तब तक इन भर्तियों की भी शुरुआत नहीं हो पाएगी और अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा जो कि उर्दू या पंजाबी टीचर बनने का इंतजार कर रहे हैं। जीओई लाइब्रेरियन भर्ती मामले में भी यहां बड़ी जानकारी सामने आई है। ये आज ही यानी कि 17 दिसंबर को केस लगा था, अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। इसमें सरकार की ओर से जानकारी ये दी गई है कि पहले 400 पोस्ट को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 767 पोस्ट अब वर्तमान सरकार ने क्रिएट की है। हालांकि ये भी तर्क दिया गया है सरकार की ओर से कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए उन्हें समय चाहिए इस भर्ती में, क्योंकि पहले देखा जाएगा कि कहां कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, ये रिस्ट्रक्चरिंग उन्हें करनी है और उसके बाद ही फिर वो रिपोर्ट पेश कर सकते हैं या ये बता सकते हैं कि कितने समय में भर्ती हो पाती है। और एडवोकेट जनरल ने इस पूरे मामले में सरकार के निर्देश लेने के लिए टाइम मांगा है, यानी कि टाइम लिया जाएगा कि आखिरकार कितना समय अभी सरकार लेने वाली है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जिसमें एक पूरी लिस्ट बनेगी कहां कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, माफी चाहेंगे जीओ लाइब्रेरियंस की आवश्यकता है। खासतौर पर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये कंप्लेंट आती है जीओ लाइब्रेरियंस को लेकर कि वहां नहीं है, तो जल्द से जल्द पद भरे जाएंगे। पहले भी 400 पदों को भरने पर मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां नए पद क्रिएट किए गए हैं जो कि 767 है, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग का हवाला दे दिया गया है जीओई लाइब्रेरियन भर्ती के लिए। और 26 दिसंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। देखिए, इसी तरह से डॉक्टर्स को लेकर भी एक बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। ये दरअसल क्योंकि विंटर वैकेशंस को लेकर मांग उठा रहे थे और दिसंबर से ये वैकेशन शुरू हो जाती है, लेकिन सरकार की ओर से पहले कोई भी रिप्लाई इन्हें नहीं दिया जा रहा था। ये सैमडी कोर्ट में के एक चिट्ठी भी यहां पर लिखी थी, सैमडी कोर्ट की ओर से ये चिट्ठी जो लिखी गई थी इसमें यही सवाल इन्होंने उठाया था कि विंटर वैकेशंस कब से होंगी, क्योंकि जल्दी ही वो तारीख भी अब आने वाली है, ये दिसंबर के मिड से क्योंकि शुरू हो जाया करती थी। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की ओर से हवाला ये दे दिया गया है कि अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और इसी वजह से इनकी छुट्टियों को डेफर किया जा रहा है। यहां सिर्फ डेफर वर्ड का देखिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी एक काफी ज्यादा हलचल चल रही थी कि डॉक्टर्स को विंटर वैकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर साल तो क्योंकि दी जाती थी, लेकिन इस बार कोई रिप्लाई सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा था। और अब जब रिप्लाई आया है तो सरकार का ये मानना है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, इसलिए इनकी छुट्टियों को डेफर किया जाता है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।